तरह के स्कैम होते हैं जिसमें दूसरे का अकाउंट यूज करना, ताकि वो फ्रॉडस्टर या क्रिमिनल उस अकाउंट को यूज करके प्लेटफॉर्म बना के उसमें पैसे मंगा के फिर उससे पैसे लेकर फाइनेंशियल फ्रॉड करता है। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में इन्वेस्टमेंट का एडवर्टाइजमेंट किया जाता है जो कि वास्तव में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है, कि आप इतना इन्वेस्ट करिए आपको मनी डबल हो जाएगा, और वास्तव में डबल नहीं होता है। या उसको लैंड या प्रॉपर्टी सेल करने का, इन्वेस्ट करने की बात करी जाती है, जिसमें पैसे तो इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं लेकिन बाद में उसका ना प्रॉफिट मिलता है ना वो प्रोडक्ट उनको हैंड ओवर होता है। तो ये सब इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का एग्जाम्पल है। एडवांस फी फ्रॉड में भी एडवांस फी कलेक्ट किए जाते हैं ऑनलाइन माध्यम से साइबर वर्ल्ड में। तो उसमें भी फी, एडवांस फी के अगेंस्ट में जो भी कमिटमेंट किया जाता है वो पूरा नहीं किया जाता है। पॉन्जी स्कीम भी वैसा ही स्कीम होता है जिसमें हाई रिटर्न की बात करते हैं कि आप इतना इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 30%, 50%, 70% रिटर्न होगा। तो इस तरह का पॉन्जी स्कीम बहुत आता है ऑनलाइन, और उसमें विक्टिम्स कई बार उसमें कैप्चर हो जाते हैं, तो इसमें फाइनेंशियल लॉस होता है। मॉर्फिंग का मतलब है कि इमेज को मॉर्फ कर देना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल देना, किसी पर्सन का वीडियो या उस पर्सन का फोटो या इमेज लेकर उसके फेस को रिप्लेस करके दूसरे फॉर्म में बदल देना, ये सब मॉर्फिंग होता है। इमजी कैचिंग, तो इमजी कैचिंग क्या होता है कि मोबाइल और मोबाइल टावर के बीच में जो भी ट्रैफिक सिग्नल जाता है या आता है, इनकमिंग या आउटगोइंग सिग्नल होते हैं, उनको कैप्चर करना, तो इसके लिए इमजी सॉफ्टवेयर यूज होता है, उसको इमजी कैचिंग बोलते हैं। लोकेशन ट्रैकिंग, लोकेशन ट्रैकिंग में इनकी इलीगली ट्रैकिंग द मोबाइल फोन लोकेशन। साइबर फ्लैशिंग, तो साइबर फ्लैशिंग मीन किसी यूजर का फोन नंबर, उसका फोटो, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी किसी पब्लिक प्लेस पे या किसी पब्लिक वेबसाइट पे या किसी यूट्यूब के चैनल के कमेंट में डाल देना कि इफ यू वांट टू मेक रिलेशनशिप विद मी प्लीज कॉल। तो वहां पे प्लीज कॉल एक्चुअल में किसी दूसरे यूजर का मोबाइल नंबर डाल देते हैं, ताकि बाकी यूजर जो कमेंट को पढ़ रहे हो या वो वेबसाइट को देख रहे हो वहां पे उसको कॉल करके उसको परेशान करें। तो ये आपका साइबर फ्लैशिंग होता है। डिजिटल करेंसी, तो डिजिटल करेंसी थेफ्ट में डिजिटल क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की थेफ्ट होती है, उसके वॉलेट से पैसे ट्रांसफर करा लिए जाते हैं। एआई या डीपफेक मैनिपुलेशन, डीपफेक अटैक को ही एआई बेस्ड अटैक बोलते हैं। डिजिटल पायरेसी, सॉफ्टवेयर का अनऑथराइज तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना, या कोई डिजिटल प्रॉपर्टी में जैसे ई बुक हुआ, किसी ने ई बुक लिखा तो ई बुक को आपने इसका कॉपी बना के डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, या उसकी प्रिंट आउट करानी आपने शुरू कर दी और मार्केट में आप इलीगली सेल कर रहे हैं। पायरेटेड ओएस को आप सेल कर रहे हैं या पायरेटेड ओएस यूज कर रहे हैं, पायरेटेड मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, ये सब क्या है? डिजिटल पायरेसी। फैंटम डेप्ट कलेक्शन, तो फैंटम डेप्ट कलेक्शन भी लगभग वही, कि आपका कोई बकाया नहीं होता है लेकिन आपके पास सडनली कॉल आता है कि आपने ये सब कनेक्शन लिया था जिसमें इतना बिल पेंडिंग है, तो इस तरह के भी कॉल आते हैं। या आपका इतना लोन बाकी है, उसको फिर अलग अलग फोन कॉल करके उसको धमकाया जाता है। तो ये सब क्या है? फिर उसके बाद आता है क्रिप्टो जैकिंग। तो क्रिप्टो जैकिंग क्या होता है कि इसमें हैकर, क्रिप्टो जैकिंग का मतलब हो गया कि क्रिप्टो करेंसी की जब बात करते हैं, जिसमें बिटकॉइन हुआ, लाइट कॉइन हुआ, इथेरियम हुआ, ईथर कॉइन हुआ, तो दुनिया भर में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी यूज हो रहे हैं। अब इस क्रिप्टो करेंसी को वैलिडेट करना होता है अलग अलग कंप्यूटर से। तो इसका सिस्टम ही ऐसा बना है जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वो एक जगह से, आरबीआई जैसा कोई सिस्टम नहीं है कि सेंट्रलाइज जगह से वैलिडेट हो रहा है, ये वैलिडेट होता है अलग अलग कंप्यूटर से। तो जितने यूजर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं अपने अपने कंप्यूटर से, वो क्रिप्टो करेंसी में जो भी ट्रांजेक्शन होता है, जो भी ट्रांजेक्शन या लेन देन हुआ है, उसको वैलिडेट करने के लिए जो भी कंप्यूटर इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो उसको वैलिडेट करते हैं। तो वैलिडेट करने में थोड़ा सा आपका मेमोरी और सीपीयू का पावर लगता है। लेकिन जिसके पास ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर होगा, जिसके पास ज्यादा कैपेसिटी का कंप्यूटर होगा, मेमोरी ज्यादा होगा, सीपीयू ज्यादा होगा, वो उतना ही तेजी से वैलिडेट करेगा, उतना ही तेजी से। तो एक माइनिंग ऑपरेशन होता है।
क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में माइनिंग मतलब ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करना, न्यू करेंसी जनरेट करना, ये सब चीजें क्या है, माइनिंग का पार्ट होता है। तो इस माइनिंग को जितना तेजी से करेंगे, जितना पावरफुल कंप्यूटर से करेंगे, उतना जल्दी जल्दी ट्रांजैक्शन वैलिडेट होगा, उतनी जल्दी जल्दी करेंसी क्रिएट होगी और कुछ कमीशन मिलेंगे। जितना आप ट्रांजेक्शन वैलिडेट करेंगे उतना आपको कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन मिलते हैं। तो साइबर वर्ल्ड में, क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में वही रिच माना जाता है जिसके पास ज्यादा कंप्यूटिंग पावर है। तो अब अटैकर क्या करते हैं कि अलग अलग यूजर का, जिनका सिस्टम एंटीवायरस से प्रोटेक्टेड नहीं है, फायरवॉल सॉफ्टवेयर से प्रोटेक्टेड नहीं है, ऐसे सिस्टम जो ओपनली इंटरनेट पे चल रहे हैं उनमें एक प्रोग्राम डाल देते हैं जिसका यूज करके वो सारे हजारों कंप्यूटर, लाखों कंप्यूटर, पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर हैं वो अटैकर के बिहाफ पे क्रिप्टो जैकिंग करें, यानी कि माइनिंग ऑपरेशन करें, ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करें। डॉक्सिंग, तो डॉक्सिंग की बात करें तो डॉक्सिंग क्या होता है कि आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर ऑनलाइन पब्लिश कर दिया जाता है। तो ये डॉक्सिंग भी उसी तरह का है। और ऑनलाइन मेंबर्स, मतलब मेंबर्स को इनवाइट किया जाता है कि आप मुझसे चैट करिए, आप मुझसे मिलिए, आप मुझे कॉल करिए, इस तरह के मैसेज आपने देखा भी होगा। तो ये सब डॉक्सिंग ही होता है। तो डॉक्सिंग और इससे पहले हम लोगों ने बताया था साइबर फ्लैशिंग, ये लगभग वही होते हैं। बस अंतर क्या होता है, साइबर फ्लैशिंग में हम लोग किसी का इमेज, वीडियो, ये सब भी फ्लैश करा देते हैं किसी पब्लिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैट फिशिंग, तो कैट फिशिंग ऑनलाइन रोमांस स्कैम है जिसमें साइबर क्रिमिनल एक फॉल्स ऑनलाइन आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं और विक्टिम को कैट फिशिंग अटैक का यूज करके उनको अपने जाल में फंसा लेते हैं। तो फिर इसमें ट्रोलिंग या है, फिर बाद में क्या होता है, ब्लैकमेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैट फिशिंग होती है। ट्रोलिंग, ट्रोलिंग आज के डेट में बहुत कॉमन है कि किसी को ट्रोल करना, फेसबुक पे ट्रोल करना, ट्विटर पे ट्रोल करना। लेकिन ट्रोलिंग इलीगल नहीं है, लेकिन बार बार किसी को जानबूझ के एब्यूजिव कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बार बार देना, कंट्रोवर्शियल कमेंट करना, ऑफेंसिव कमेंट करना, ताकि वो पर्सन इरिटेट हो जाए, प्रोवोक हो जाए, तो ऐसे सिनेरियो में ट्रोलिंग बोला जाता है। अगर हम ये देखें तो साइबर क्राइम का ये फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट को, ये स्लाइड आपको जब दी जाएगी तो आप इसको देख लेंगे। तो इसमें आप देखिए कि ईमेल क्राइम्स में क्या क्या क्राइम्स आते हैं: ईमेल फ्रॉड, ईमेल फोर्जरी, ईमेल स्पूफिंग, ईमेल बॉम्बिंग, ईमेल थ्रेटनिंग, ईमेल स्पैमिंग, ईमेल स्प्रेड मैलिशियस मैसेज थ्रू आउट ईमेल, डिफेमेटरी ईमेल, ईमेल स्टॉर्म, ईमेल स्निपिंग, ईमेल हैकिंग। तो ईमेल स्पूफिंग की बात करें तो स्पूफिंग का मतलब होता है आइडेंटिटी को यूज करना, आइडेंटिटी का मिस यूज करना, किसी तरह से आइडेंटिटी की डुप्लीकेट कॉपी बना के किसी जेन्युइन यूजर के बिहाफ पे उसकी आईडी को यूज करना। जैसे ईमेल का अगर यूज हो गया तो ईमेल स्पूफिंग हो गया, अगर फोन नंबर का यूज हो गया तो फोन स्पूफिंग बोलेंगे। तो बहुत तरह के स्पूफिंग होते हैं। तो स्पूफिंग मतलब कि बैंक मैनेजर के बिहाफ पे हमने एक टेक्निक का यूज करके, टैक्टिक का यूज करके, बैंक मैनेजर का ही मेल आईडी, बिना उसका यूजर आईडी पासवर्ड जाने बगैर हमने एक टैक्टिक यूज करके मेल भेज दिया यूजर को कि हम बैंक मैनेजर के तरफ, आपके एसबीआई बैंक से ये मेल आया हुआ है, आप इस पर क्लिक करिए। तो फिशिंग में स्पूफिंग टेक्निक बहुत यूज होता है। ठीक उसी तरह से आप देखेंगे तो हैकिंग में भी कई तरह के हैकिंग होते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ सिस्टम, तो एथिकल हैकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग हैकिंग, ईमेल हैकिंग, नेटवर्क हैकिंग, पासवर्ड हैकिंग, कंप्यूटर हैकिंग, ये सब क्या है, सब क्राइम है। तो ये क्राइम का फ्लो चार्ट है। फाइनेंशियल क्राइम में आपका साइबर लॉन्ड्रिंग, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, सैलमी अटैक, ऑनलाइन गैम्बलिंग, सेल ऑफ इलीगल आइटम। फिर इसके अलावा फार्मिंग, फिशिंग, स्मिशिंग, विशिंग का यूज करके भी फाइनेंशियल क्राइम हो सकता है। साइबर स्क्वैटिंग में आपका सॉफ्टवेयर पायरेसी, ट्रेडमार्क वायलेशन, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट, नेम जैकिंग,
ये सब हो सकते थे। अगर हम लिस्ट देखें तो ऐसे बहुत तरह के क्राइम्स है, पूरी क्राइम को कवर करना पॉसिबल भी नहीं है। अब आते हैं साइबर क्राइम एंड कन्वेंशनल क्राइम में डिफरेंस क्या होता है। तो ट्रेडिशनल क्राइम यूजुअली हैव ट्रेसेज ऑफ क्राइम। तो साइबर ट्रेडिशनल क्राइम में कुछ ना कुछ क्राइम का ट्रेस या सबूत या फिंगरप्रिंट या कोई भी फिजिकल एविडेंस नॉर्मली मिल जाता है। सीसीटीवी फुटेज मिल जाएगा, कहीं पे कोई सैंपल मिल जाएगा, चाहे वो हेयर का सैंपल हो या ब्लड का सैंपल हो, कुछ भी हो, तो ये सब क्या है, या कहीं ना कहीं फिंगरप्रिंट होता है। लेकिन साइबर क्रिमिनल जो कि साइबर वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल इक्विपमेंट का यूज करके जब क्राइम करते हैं, तो उनके एविडेंस उस तरह से नहीं मिलते हैं जैसे कन्वेंशनल क्राइम में मिलते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत लिटिल एविडेंस मिलता है, जरूरी नहीं कि हर जगह लॉग मिलेगा। कई बार तो वो स्पूफ्ड टेक्निक का यूज करके, बहुत सारे टैक्टिक्स का यूज करके वो अटैक करते हैं, जिसकी वजह से उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। और हमेशा जो कन्वेंशनल क्राइम होता है वो अटैक नॉर्मली एक किसी लोकेशन से कमिट किया जाता है। जैसे कोई सामान चोरी हो रहा है तो उसके लिए स्मगलर या थीफ को या चोर को उस जगह तक आना पड़ता है। ठीक उसी तरह से उस लोकेशन पे प्रेजेंट रहना पड़ता है। तो जहां पे जो क्राइम हो रहा है कन्वेंशनल क्राइम, उसमें क्रिमिनल जरूर वहां पे होता है। लेकिन साइबर क्राइम्स में जो क्रिमिनल्स होता है वो रिमोटली अटैक परफॉर्म करता है। वो जर्मनी में बैठ के इंडिया में क्राइम कर सकता है, क्योंकि इसकी बाउंड्री ही नहीं है। वो पूरा इंटरनेट पे क्राइम हो रहा है। तो इंटरनेट पे क्राइम का मतलब है कि अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो और आपका सिस्टम वल्नरेबल है, वीक है, उस पर प्रॉपर हार्डनिंग नहीं है, तो वो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और कहीं से भी एक्सेस हो जाएगा। और सबसे बड़ी चैलेंज क्या है कि जब दूसरे कंट्री से कोई क्राइम कर रहा है, तो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी दूसरे कंट्री के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से कांटेक्ट करने का जो मैकेनिज्म है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना इजी भी नहीं होता है। बहुत सारे और बॉडीज को इन्वॉल्व होना पड़ता है। और अगर उस दो कंट्री के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, तब तो बिल्कुल ही कुछ नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो ट्रेडिशनल क्राइम टेक ए शॉर्टर टाइम पीरियड टू इन्वेस्टिगेशन। तो जो ट्रेडिशनल क्राइम होता है, कन्वेंशनल क्राइम होता है, उसमें उसका इन्वेस्टिगेशन टाइम नॉर्मली कम होता है, क्योंकि सारे एविडेंस कुछ ना कुछ रहते हैं। कोई गवाह होता है, कोई विक्टिम्स होता है, विक्टिम्स के रिलेटिव होते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा रहता है जिससे कुछ चीजें हिंट मिल जाती है। टेलीफोन कॉल, कॉल डिटेल रिकॉर्ड मिल जाता है, मोबाइल लोकेशन क्या था, फिंगरप्रिंट, ये सब मिलने की वजह से नॉर्मली साइबर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन कम समय में रिजॉल्व हो जाता है। कन्वेंशनल क्राइम का जो इन्वेस्टिगेशन है कम समय में रिजॉल्व हो जाता है। बट साइबर क्राइम में बहुत टाइम लगता है, तो सालों लग सकता है, महीनों भी लग सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो क्राइम कहाँ से कमिट किया गया है और क्राइम के समय एविडेंस था कि नहीं। और कई बार ऐसा भी होता है कि एविडेंस मिलने के बाद भी कोर्ट में प्रोसीडिंग्स में एडमिट ही नहीं हो पाता। कोर्ट में एडमिट नहीं हो पाता है ड्यू टू इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ एविडेंस। तो एविडेंस प्रॉपर तरीके से नहीं रखा जाएगा कोर्ट में। तो देखिए, साइबर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल उस पूरे एविडेंस को, पूरा केस के सिनेरियो को लीगल फ्रेमवर्क में लाना। क्योंकि लीगल अपने एंगल से, लीगल फ्रेमवर्क अपने एंगल से साइबर क्राइम को चेक करेगा। क्राइम है लेकिन उस क्राइम का डेफिनेशन नहीं है, तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा। तो इसमें बहुत सारे चैलेंज होते हैं। और कॉन्टेमिनेशन नहीं होना चाहिए। कोई छेड़छाड़ हो गया बहुत आसानी से, साइबर क्राइम में जो एविडेंस होते हैं अगर उसमें थोड़ा सा भी चेंज हो गया, एक बाइनरी नंबर 1 से 0 हो गया, तो पूरा कॉन्टेमिनेटेड माना जाता है। उस एविडेंस के साथ कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन हुआ मानते हुए कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगी। तो बहुत सारे मैटर्स होते हैं। अब आते हैं साइबर लॉ। तो पूरे क्राइम को डील करने के लिए, पूरे क्राइम को हैंडल करने के लिए हर कंट्री में कोई ना कोई लीगल फ्रेमवर्क होता है। उसको बोलते हैं साइबर लॉ, या सिंपल भाषा में इसको लीगल डिजिटल लॉ भी बोल सकते हैं या इंटरनेट लॉ भी बोल सकते हैं। तो हमारे कंट्री का भी अपना साइबर लॉ है जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट 2000 और आईटी एक्ट अमेंडमेंट 2008। तो आईटी एक्ट 2000 आया था, उसके बाद
अमेंड हुआ है 2008 में। उसके बाद बीच बीच में आईटी एक्ट के पावर का यूज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने समय समय पे नए नए रूल्स को लाए हैं। तो इसको हम लोग आगे कवर करेंगे।